और मामा को अपनी अगली हमाकत याद आई कि गाड़ी के पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस गाड़ी में छोड़ आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी में अगर कोई हाथ साफ़ करता तो दोनों चीज़ें इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्ट इसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। जूस एकदम इसके हल्क में अटकने लगा। गाड़ी में इसकी नज़र मिलाए बगैर कहा, जवाबन इसे मलामत नहीं की गई थी जिसकी वह तवक्का कर रही। आईडी कार्ड की कॉपी है, वो किसी गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था। वो ग्लास रख के एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ उसका कोई वजूद नहीं था। इसे याद आया कि वो दूसरे बैग में है। इसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सलार ने इसे जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ की आईडी कार्ड कॉपी होगी, वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियाँ भी भिजवा दो। इसे फ़ोन पर कहा, तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो वो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफ़र बर वक्त आई थी। इसे वाकई इस वक्त की ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ हम अपना मुंह छुपा लेती। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती गई। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई हुई है? इसके बाहर रमशा की आवाज़ सुनी। वो सलार को छेड़ रही थी। वो जवाबन हंसा, हाँ, आज की थका देने वाली मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विज़िट तो डिज़र्व करता था मैं। वो आईने में अपना अक्स देखते हुए इसकी बातें सुनती रही। वो दोनों इसके क्लाइंट में। इसका दिल चाहा कि वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब हो जाना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रमशा खैर मखदूमी अंदाज में इसकी तरफ आई। चलो, किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रमशा ने इससे मिलते हुए कहा। सलार जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर इसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, इसने कहा। रमशा अमामा को खुदा हाफिज़ कहते हुए निकल। तुम चले जाओ, गाड़ी आ गई तो मैं चली जाऊंगी, इसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सलार से कहा। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट के साथ लंच की ये खा ना सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा उठाकर कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हल्क से कुछ उतरना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है क्या तुमने? नहीं किया। भूख नहीं? फिर खाओ, सिर्फ एक खाओ। वो इसे बिला रहा था। मामा के साथ कोई मसला था, इस वक्त पूछना बेकार था। जब वो परेशान होती थी तो इसी तरह चीज़ें भूलती थी। वो सर झुकाए सैंडविच खाने लगी जो इसने इसके सामने प्लेट में रखा था। इसका ख्याल था कि सलार इसकी इस हरकत पर अब तबसरा करेगा, लेकिन वो इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच ख़त्म होने के बाद इसने मामा से चाय का पूछा। वो इसके इनकार पर इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर की गाड़ी निकलवाने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा दूँगा। मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी, इसने कहा। तो मैं ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ड्राइव करो। वो बोल ना सकी। मैं खुद चली जाती हूँ, इसने बैंक एग्जेक्टिव से सलार से कहा, या क्लाइंट को भी यहाँ तक छोड़ने आता हूँ। तुम तो मेरी बीवी हो। वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़े गाड़ी दरवाजे के सामने लाया। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आया, मगर इसने पहले सलार इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय सिर्फ रुक कर देखने लगी। इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन इसे हल्क में एक बार फिर पड़ी नजर आई थी। एनीथिंग एल्स मैम? सलार ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, इसने बिल आखिर का। ऑलवेज एट योर डिस्पोज मैम। इसने अपना बाजू इसके गिट फैलाते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सलार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में अमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो भी वहीं खड़ा था। यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतजार कर रहा था। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स इसके लिए खड़ा था और जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। वो फिर क्यों वो ये तवक्का कर रही थी कि इसके लिए इतनी क्रॉसिटी दिखाता। इससे ठीक कहा था कि इसके साथ ड्राइवर भेजकर वो वाकई इस वक्त ड्राइविंग के काबिल नहीं थी। घर आकर वो बेहद लाउंज में बैठी रही। आज का दिन बहुत बुरा था। तकलीफ देर यादों का सिलसिला था। क्या हुआ था तुम्हें? सलार ने इस रात खाने के टेबल पे कुछ नहीं जवाब हंस पे तवक्का था। सलार ने खाना खाते खाते हाथ रोक कर इसे देखा। कोई परेशानी नहीं, बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। इसे झूठ बोला। सलार ने इसे कोरेदा नहीं। वो इसे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहा था। और डिनर के बाद काम के लिए स्टडी रूम में चला गया। मामा ने सोने की कोशिश की लेकिन सो ना सकी। कितना वक्त इसने अंधेरे में बिस्तर पर उलट पुलट करते हुए गुजार दिया। सोचा का तसलसल तब टूटा जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सलार ने हतमी अंदाज में दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा बंद करके लाइट्स ऑफ करके वॉशरूम की। मामा ने आंखें बंद कर लीं। नींद अभी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए आकर लेटा था। इसने मामा की तरफ करवट ली और फिर मामा ने इसकी आवाज़ सुनी। तुम जाग रही हो? तुम्हें कैसे पता चलता है? वो कुछ झिल जाए। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो इसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने इस ख्याल को झटक दी। कुछ नहीं,
बस मैं डिस्टर्ब थी, इसलिए तो कहा था बाहर चलते हैं, सलार ने कहा। मैं ठीक हूँ अब, सलार ने एकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह इसके सीने में मुँह छुपाते हुए कहा। वो इसके सर को चूमते हुए इसे थपकने लगा। मामा का दिल भर आया। अगर इसकी ज़िंदगी में जलाल अंसार नाम का कोई बाप ना आया होता तो कितना ही अच्छा होता। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी। जलाल के साथ इसके होने की मुलाकात इत्तफाकी थी, ऐसी इत्तफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। इसे पता नहीं था कि इत्तफाकी मुलाकात इसके लिए कितने खतरनाक असरात लेकर आने वाले थे। महीनों या सालों में भी नहीं, बल्कि दिनों में। दोनों दिनों बाद 2 दिनों बाद वो एक डिनर में मौजूद थे। वो इस वक्त सलार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब इसकी हेलो एक शनासी आवाज़ से हुई। सलार ने गर्दन मोड़कर देखा तो वो हिल ना सकी। वो फ़ारूक था। वो बेहद गर्मजोशी के साथ सलार से मिल रहा था। मेरी बीवी सलार अब इसका तारुफ करा रहा था। तारुफ की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ। सलार ने कुछ हैरान होकर फ़ारूक को देखा। आप मिल चुके हैं मामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मिली हैं। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया। वो इसकी पुरानी क्लास फेलो हैं। जब उन्होंने इसका अपना विजिटिंग कार्ड दिया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ है। फ़ारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैं और मेरी मिसिस ने खाने पर भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आजकल मसरूफ़ हैं। फ़ारूक ने ना मामा के होते रंग को देखा, ना सलार के बेतासुर चेहरे को। वो कुछ कह रहा था, सलार को इस पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके कान जैसे सुन हो रहे थे। वो जलाल से मिल रही है, लेकिन कब से? फ़ारूक की बात सुनते हुए मामा ने इसे खुश्क होते गले के साथ देखा। इसने इसे बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाज़ा लगाया था। मैं इसे सब कुछ बता दूंगी, मेरी बात समझ लेगा। इसके बेतासुर चेहरे ने मामा को अजब में कुछ फहमी में मुब्तला कर दिया था। आप ज़हीर साहब से मिले हैं? इसने एकदम सलार को फ़ारूक की बात काटते हुए देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। सलार फ़ारूक को लिए एक तरफ चला गया। वो दोनों पलट कर इसकी तरफ नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी पार्टी में इसके पास नहीं आया। वो कुछ परेशान होगी, लेकिन इसे अभी भी यकीन था कि सलार इस चीज़ को बड़ा इशू नहीं बनाएगा। गाड़ी में बैठते हुए भी इसकी खामोशी वैसी ही थी। गाड़ी में मेन रोड पर आने के चंद मिनटों बाद मामा ने इसकी तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे नाराज़ हो, विल यू प्लीज़ शट अप? वो फ्रीज़ हो गई थी। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो इस पर चलाया नहीं था, लेकिन जो कुछ इसकी नज़रों में वो इसे ठंडे लहजे में था, वो मामा को मार के लिए काफ़ी था। वो इसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत ना कर सकी। चंद महीनों में इसके लिए अंधाधुन गाड़ी को ड्राइव करते देखा। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। मामा की समझ में नहीं आया किचन में जाए या बेडरूम में आने का इंतज़ार कर। वो अपनी चादर उतारते हुए कुछ देर अपार्टमेंट के पास खड़ी रही। इसके ज़हन अब माफ होने लगा था। वो इतने अरसे के बाद एक दोस्त और एक इश्क के साथ रह रही थी, लेकिन आज पहली बार एक शोहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े से सैंडल्स उतारे। तभी इसने सलार को किचन एरिया से पानी का ग्लास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्त मामा की तरफ थी। पानी का ग्लास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपनी टाई उतार रहा था। वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो वहीं कुछ लम्हे खड़ी इसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई और कुर्सी खींचकर बैठी ही थी कि कुर्सी धकेलता वो खड़ा हुआ। सलार, मेरी बात सुन, अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है? इसे सलार की आंखों में पहली बार तग़य्युर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शोहर में नज़र नहीं आती? वो अपने लहजे से इसे काट रहा है। इससे बेहतर है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से इससे मिल रही है? मैं इत्तफाकन इससे मिली थी, वो भी सिर्फ एक बार। इससे भराई हुई आवाज़ में कुछ कहना चाहा। सलार ने पूरी कुव्वत से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारा। स्टॉप बी फूलिंग मी वुमन। वो पूरी कुव्वत से चलाया। मामा के हाथ कांपने लगे। तुम समझती हो कि मैं अब तुम पर इतबार कर लूँगा? तुमने मेरी नज़रों में अपनी इज्जत ख़त्म कर दिया। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने के बाद वो स्टडी रूम में चला गया। इसने अपनी मुट्ठियाँ बीच कर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट दूर करने की कोशिश की। इसके अल्फाज बार बार इसके कानों में गूंज रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सलार ने बना ली थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी मामा समझती थी। वो इसके जलाल के माजी के ताल्लुक से अगर वाकिफ़ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर इतना हंगामा खड़ा ना करता। उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह सारी रात जागती रही। सलाल बेडरूम में नहीं आया। इसे यकीन था कि सुबह तक इसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो कम ज़रूर हो जाएगा और वो इससे दोबारा बात करेगी। फजर के वक्त कमरे में आया था। इस पर एक नज़र डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज के लिए चला गया। इसकी वापसी मामूल के मुताबिक जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से पहले थी।
इसने मामा को तब भी मुखातिब नहीं किया। मामा का निकाले हुए कपड़े की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में गया। वो कुछ दिल बर्दाश्ता होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। सलार तैयार होकर लाउंज आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय स्टडी रूम चला गया। इसे पता था कि वो लेने गया होगा वहाँ, लेकिन ऐसा वो नाश्ता करने के बाद करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सलार नाश्ता लगा दिया गया है मैंने। मामा ने इसे कहा, इसलिए तुम जलाल को बुला लो। इसने बात नहीं कही थी, वो कूड़ा फेंका था, वो सफ़ेद पड़ गई। एक लम्हे रुके बिना अपार्टमेंट के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। इसके अल्फाज किसी खारदार तार की तरह इसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ खा ना सकी। इसने 2 बार सलार को कॉल की, लेकिन इसे रिसीव नहीं की। इसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए इससे माफ़ी मांगी। इसे टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज़ाना 7 या 8 बजे के करीब घर आता था। अगर इसे कुछ देर से आना होता तो हम तला कर देता है, लेकिन इस दिन वो रात के तकरीबन 10 बजे आया। आज बहुत देर हो गई। मामा ने दरवाज़ा खोलने पर पूछा। सलार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी सिर्फ इसे देखती रही। लाउंज पर खड़ी इसे देखती रही। लाउंज पर रिमोट से टीवी ऑन करते हुए बेडरूम में चला गया। वो जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहाँ आएगा। मामा को यकीन था कि खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी वो जल्दी से वो खाना लगाने लगे। 10-15 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया था। फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकाल कर वो सोफे पर बैठ कर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, मामा ने इसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़े। इसे टीवी से नज़र हटाकर इसे देखा। ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज़ मेरी है, और खाना खाना ना खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। इसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक खाना नहीं खाया। स्टॉप दिस बुलशिट। वो अजीब सी अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ ज़रूर बन गया हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। सलार, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसके सामने सोफे पर बैठ गई। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। वो जो तुम्हें समझा था वो गलत था। मामा के हल्क में फिर गिराई पड़ने लगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? इसने बुराई आवाज़ में कहा। मामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करना। वो इसके आंसू देखकर बुरी तरह मुश्तिल हुआ था। ठीक है, तुम बात सुनना नहीं चाहते मत सुनो, लेकिन माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती है, मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए था। इसने कपकपाती आवाज़ में कहा। इस तरह मिलने की बजाय तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। इसने इसकी बात काट कर कहा। सलार, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल ना कर सकी। इसके आंसू बहने लगे थे। वो इसकी बात अधूरा छोड़ने पर वो सल गया। बहुत दुख है तुम्हें उसकी शादीशुदा होने का, तो कहो कि उससे तुमसे दूसरी शादी कर लें या बीवी को तलाक दे दे, लेकिन इसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे ही इसे दस्तयाब हो। वो सांस ना ले सकी। कम से कम इसे इसकी ज़बान पर भी सुनने की तवक्का नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? इसे बेयकीनी से तुम जो मतलब निकालना चाहते हो निकाल लो। इसने कहा। मेरे करैक्टर पर बात कर रहे हो तुम? इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। करैक्टर है तुम्हारा? इसे इसके आंखों में आंखें डालते हुए कहा। करैक्टर था तो शादी की थी तुमने। और इस बुरी आवाज़ में खुद को झंझलाहट होने लगी थी। शादी नहीं गलती थी, एंड इट रिग्रेट इट। इसका मुंह देख कर रह गई। खामोशी का एक लम्हा वक्फा आया था। फिर इसने हलक में फंसा आंसू का गोला निकलते हुए, मेरी फैमिली होती ना तो तुम इस तरह एक बात भी ना सुनती, लेकिन अब कुछ मत कहना वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊँगी। सलार ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया। इसने फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं। दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, मैं इसे बताता हूँ। सलार ने सेल फ़ोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग कर जा सकती हैं, लेकिन मुझे कभी घर छोड़ने की धमकी मत देना। जो कुछ तो मेरे घर में रह कर रही हो, बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। तो उठकर बेडरूम में चला गया। वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। इसे धक्के देकर नहीं निकाला था, लेकिन वो यही समझी। चंद लम्हे बाद वो उठकर अपार्टमेंट से बाहर आई। लिफ्ट में इसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखों चेहरे को रगड़कर खुश किया और ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ जाना है, इसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला और मामा को देखकर बुरी तरह परेशान हुई, मगर इससे ज़्यादा परेशान वो इसके अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देख कर हो रही थी। सलार ने घर से निकाल दिए सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। वजह क्या थी? सईदा अम्मा को तो क्या किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फ़ोन मिला कर दो, मैं इससे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है? वो सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा। मामा ने इसके इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर साहब को फ़ोन नहीं किया। वो ये मुसीबत उसकी थी। वो इसीलिए लोगों की नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई। इस तरह रोते रोते इसका सर दर्द से फटने लगा। फजर की नमाज के बाद सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई, लेकिन आ गई थी। दोबारा इसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर इसे एक भयानक ख्वाब की तरह लड़ा।
इसे सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा, नहीं तुम नहा लो, मैं खाना लगाने लगी हूँ। फिर भाई साहब की तरफ चलते सईदा अम्मा कह कर निकली, पता नहीं इसे क्यों उम्मीद थी कि वो पछता रहा होगा। शायद इसके चले जाने के बाद इसे एहसास हो गया होगा कि इसे ज़्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा ख़त्म होने के लिए काफ़ी थे। अगर ये सब कुछ इसने कुछ गुस्से में किया था तो इसने बोझल दिल के साथ शावर लिया। सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। इसे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन दोनों वाले लेते ही इसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने ज़बरदस्ती से खाना खिलाया। वो खाने के बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वह डॉक्टर साहब को इनके ऑफिस फ़ोन पर इस तरह गुफ्तगू पर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन सईदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। इसे जब डॉक्टर साहब के घर लेगी, कुलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह हवास बागता थी। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे, लेकिन बेटा झगड़ा किस बात पर हुआ? मामा के पास एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा कुलसूम आंटी के हर बार पूछने पर इसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब इसकी नीयत साफ़ होने के बावजूद इसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो इनको ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी, तो वो कभी किसी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते। वो ये सब डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी। वो घर आते ही इसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। इसे मेरे करैक्टर पर शक है, इसने इनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सिब्त अली को जैसे शौक लगा था। सईदा अम्मा कुलसूम आंटी भी बोल ना सके। डॉक्टर साहब ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया इससे। वो रात को आएगा तो मैं इससे बात करूँगा, परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। इसने मामा को तसल्ली दी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन अब उसके घर नहीं जाऊँगी। डॉक्टर सिब्त अली ने इसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अब भी शौक में थे। सलार सिकंदर के बारे में जो तासुब वो आज तक बनाए बैठे थे, वो बुरी तरह मस्क हुआ था। वो ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ गलत फहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सलार इस लड़की को आधी रात इस तरह का इल्ज़ाम लगा कर नहीं निकाल सकता जिसको वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान इस रात अकेला आया था, सलार इसके साथ नहीं आया। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद इसे रोक लिया और सलार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ़ था, इसलिए वो नहीं आ सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा, आपको इसने बताया है कि इसने मामा को घर से निकाल दिया? फुरकान चंद लम्हे बोल ना सका। मामा को? इसने बेयकीनी से कहा, आपको ड्राइवर के ज़रिए ही इसने कल मामा को सईदा अम्मा के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सलार की कॉल याद आ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे मतलब? फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया था। सलार मामा को जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम इसके लिए ये बात मानना मुमकिन नहीं था। वो इसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। वो इसे कल जिम में बहुत खामोश लगा था और आज भी तो नहीं आया था। मैं इसे अभी फ़ोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सलार को अपने सेल से कॉल की। सलार का सेल ऑफ था। इसे दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसे कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा, फ़ोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर इससे बात करता हूँ, आप अम्मा को मेरे साथ भिजवा दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, अम्मा आपके साथ नहीं जाएगी, इसे निकाला खुद ही आकर मदद करके लेकर जाए। डॉक्टर साहब ने दो टोक अंदाज में कहा, आप इसे जाकर मेरा पैगाम दें। फुरकान ने डॉक्टर साहब को कभी इतना संजीदा नहीं देखा। सलार ने बेल की आवाज़ को चंद बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब इसे अंदाज़ा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता, तो इसका यह इरादा क्यों था वो जानता था। इसने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर छोड़कर अंदर आ गया। तुमने मामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान ने अंदर आते ही अपने अकब में दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ कर गई है। सलार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा, उसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने का कहा था। फुरकान इसके पीछे स्टडी रूम में क्या? हाँ कहा था, क्योंकि इसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है, तुम आज चली जाओ, लेकिन मैंने इसे नहीं निकाला। इसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेतासुर चेहरे से कहा। फुरकान ने सिगरेट के टुकड़ों से भरे एश ट्रे को देखा और फिर इस सुलगते हुए सिगरेट को जिसे वो दोबारा उठा रहा था। बीवियाँ घर छोड़ने की धमकियाँ देती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इसे इस तरह घर से निकाल दो। फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा, देती होंगी, बट शी डेयर नॉट डू डैट टू मी। इसने फुरकान की बात काट कर कहा, डॉक्टर साहब कितने परेशान है तुम्हें अंदाज़ा है, ये मेरा और उसका मामला है। वो डॉक्टर साहब को बीच में क्यों लाई है? वो सलगा था, वो कैसे ना लेकर आती, तुम इसे घर से निकालते, डॉक्टर साहब को पता ना चलता। वो चाहती तो ये ना पता चलता, अगर इतनी जरूरत थी तो घर छोड़कर चली जाती, तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। इसे सिगरेट का ट्रे ऐश ट्रे में फेंकते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, किस बात पर झगड़ा हुआ तुम दोनों का? बस हो गया किसी बात। वो कम से कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। कान आधा घंटे बहस के बाद इसकी वजह मालूम ना हो सके, फिर इसने हथियार डाल दिया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसे ले आओ। ये मैं नहीं करूँगा, और ना मैंने इसे निकाला और ना मैं इसे लेकर आऊँगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, इसे दो टोक अंदाज में कहा। डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे, इनका पैगाम यही है कि तुम जाकर माजत करके इसे ले आओ।
सलार खामोश रहा। मेरे साथ चलो, अभी इसे लेकर आते हैं। मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर साहब से, मैं ख़ुद बात कर लूँगा। अभी करो बात। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन बाहर रहे और इसके लिए ही अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे बैठे इसे यही समझाता रहा, लेकिन वो इसके इनकार को इकरार में ना बदल सका। वो बेहद ना खुश सलार के अपार्टमेंट से निकला। इसकी खफगी ने सलार की फ्रस्ट्रेशन में और भी इजाफा कर दिया।